हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको सभी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीके का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करें यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये यूपी पीजीटी एग्जाम से संबंधित नोट्स हैं जिसमें आपका पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा अगर आप सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो भी आपको इन टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के सिलेबस में आपको ये देखने को मिलेंगे। इनके नोट्स मिल जाएंगे, वन लाइनर में नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा थिंकर से रिलेटेड भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं और अभी इस समय नवरात्रि सेल चल रही है। ये सेल 31 मार्च तक रहने वाली है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है समाजशास्त्र के नोट्स, प्रैक्टिस सेट और जीएस के प्रैक्टिस सेट में। तो इससे संबंधित जानकारी के लिए ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए रखा है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिए, फ़ोन मत करिएगा, मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चार 450 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है, मिलान करना है। केंद्रित अंतःक्रिया, परावर्तक क्रिया एवं अंतरक्रिया, संप्रेक्षण क्रिया, विसंस्थानीकरण यहाँ पर दिया गया है। मिलान करके बताएं। यहाँ पर क्या होगा, देखिए केंद्रित अंतःक्रिया की बात गॉफमैन के द्वारा की गई थी, परावर्तक क्रिया एवं अंतरक्रिया की बात शुट्स ने की थी, संप्रेक्षण क्रिया की बात हेबरमास ने की थी और विसंस्थानीकरण की बात लकमैन द्वारा की गई थी। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा ए सही। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर गॉफमैन दिया गया है। गॉफमैन की अगर पुस्तकों की बात करें तो इनकी बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये हो जाएगी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये हो जाएगी। इसके अलावा असाइलम हो जाएगी, असाइलम्स हो जाएगी। ठीक है, और स्टिग्मा। ठीक है, ये हो जाएगी, इनकी बुक्स हो जाएंगी। गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रस्तुति की समाजशास्त्री समझ की श्रेणी में नहीं आता है। श्रेणी, प्रतिष्ठा, अहम और जीवन शैली यहाँ पर दिया गया है। इनमें से कौन प्रस्तुति की समाजशास्त्री समझ की श्रेणी में नहीं आता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। श्रेणी, प्रतिष्ठा, अहम, जीवन शैली यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या, किसकी बात नहीं आएगी, अहम की नहीं होगी। ठीक है, अहम की नहीं होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इड। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो की बात किसने की थी, फ्राइड ने की थी। ठीक है, और इनके मध्य, ठीक है ध्यान रखेंगे, इनके मध्य अंतरक्रिया, इनके मध्य इड, ईगो, सुपर ईगो के मध्य अंतरक्रिया क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, इनके मध्य इड, ईगो, सुपर ईगो के मध्य होने वाली अंतरक्रिया को इन्होंने क्या कहा, ये सोशलाइजेशन कहलाती है, फ्राइड का कहना है। और इन्होंने मन की अवस्थाएं कितनी बताई थी, 3 बताई थी। मन की अवस्थाएं कितनी बताई थी, 3 बताई थी। ये 3 कौन कौन सी हैं, चेतन मन है, चेतन मन हो जाएगा, अचेतन मन हो जाएगा,
चेतन मन, अचेतन मन हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा अवचेतन मन। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, अवचेतन मन हो जाएगा। तो ये 3 अवस्थाएं किसके द्वारा बताई गई हैं, फ्रायड के द्वारा बताई गई हैं। इसके अलावा संघर्ष का कारण ये किसको मानते हैं, संघर्ष का कारण, ठीक है, संघर्ष का कारण फ्रायड ने किसको माना है, दमित इच्छा को माना है। ठीक है, किसे माना है, दमित इच्छा को माना है फ्रायड ने। ये फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं, इस पर आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द की समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही है। विकल्प देखिए, एक ऐसा स्थान जहाँ बहुत लोग काम करते हों। विकल्प बी है यहाँ पर, एक ऐसा कार्यालय परिसर जहाँ बहुत सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। विकल्प सी, एक ऐसा संगठन जो किसी महत्वपूर्ण प्रकार में लगा हो। और विकल्प डी, परस्पर संबंध ऐसे लोकाचार एवं आचार विचार का एक समुच्चय जो सिद्धांत के इर्द गिर्द एकीकृत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर विकल्प सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और संस्था की अवधारणा की अगर हम बात करें, ठीक है, संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो ये यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे, समनर के द्वारा दी गई है। संस्था की अवधारणा किसने दी है, समनर ने दी है। और गिलिन का आपको नाम याद रखना है। गिलिन ने क्या कहा था, संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। ये किसका कहना है, संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये किसका कहना है, ये गिलिन के द्वारा गिलिन के द्वारा बात कही गई है। इसके अलावा संस्था संस्कृति की वाहक है, संस्था संस्कृति की वाहक है, ये किसका कहना है, ये भी गिलिन के द्वारा बात कही गई है। और इसके अलावा हैमिल्टन की अगर हम बात करें, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहते हैं, संस्था रीति रिवाजों का गुच्छ है। ठीक है, संस्था रीति रिवाजों का गुच्छ है या गुच्छा है। ठीक है, ये किसका कहना है, ये हैमिल्टन का कहना है। गिलिन ने संस्था को संस्कृति का वाहक बताया, संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये कहना गिलिन का है। संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, समनर के द्वारा दी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वह विधि जिसमें जीवित की संस्मृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रह की जाती है, वह कहलाती है जीवन व्रत, मौखिक व्रत, व्यक्तिगत अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। वह विधि जिसमें जीवित की संस्मृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रह की जाती है, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मौखिक व्रत होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित तथा परिणात्मक वर्णन की शोध तकनीकी के रूप में की है। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है जॉन मैच, बी बेरेल्सन, पीवी यंग, लुनबर्ग। चलिए बताएं, विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और परिमाणात्मक वर्णन की शोध तकनीकी के रूप में की गई है। यहाँ पर क्या होगा, बी बेरेल्सन होगा। ठीक है, बी बेरेल्सन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने टिप्पणी की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है। लियो ड्यूमो, राधा कमल मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या होगा, भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, यह कहना किसका है। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास हो जाएगा। एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी, भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, ये कहना किसका है, यहाँ पर एम एन श्रीनिवास होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अच्छा, एम एन श्रीनिवास की अगर हम बात करते हैं तो इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है, कुर्ग पर। ठीक है, मैसूर के कुर्ग पर इन्होंने अध्ययन किया, मैसूर के कुर्ग पर इन्होंने अध्ययन किया है। यहाँ पर एम एन श्रीनिवास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, इसे आप याद रखेंगे। जैसे कि इन्होंने जाति को क्या कहा था, जातीय संगठित वोट बैंक है। ठीक है, जातीय संगठित वोट बैंक है, ये किसका कहना है, एम एस श्रीनिवास के द्वारा ये बात कही गई है। और इसके अलावा भारतीय परंपराएं हिंदू परंपराएं हैं। ठीक है, एक सेकेंड, भारतीय परंपराएं हिंदू परंपराएं हैं और हिंदू परंपराएं जाति व्यवस्था में निहित है। ठीक है,
भारतीय परंपराएं हिंदू परंपराएं हैं और हिंदू परंपराएं जाति व्यवस्था में निहित है, ये किसका कहना है? एम एन श्रीनिवास का कहना है। इसके अलावा आधुनिकीकरण को क्या कहा गया है इनके द्वारा? व्यक्तिपरक। आधुनिकीकरण व्यक्तिपरक है। और इसके अलावा पश्चिमीकरण को इन्होंने क्या कहा? यह वस्तुपरक है। देखिए, पूछा जा सकता है आधुनिकीकरण को व्यक्तिपरक और पश्चिमीकरण को वस्तुपरक किसने कहा है? एम एन श्रीनिवास ने कहा है। इंपॉर्टेंट है। मैसूर के कुर्ग पर इनका अध्ययन रहा है। जातीय संगठित वोट बैंक है, ये किसका कहना है? एम एन श्रीनिवास का। भारतीय परंपराएं हिंदू परंपराएं और हिंदू परंपराएं जाति व्यवस्था में निहित है। आधुनिकीकरण क्या है? व्यक्तिपरक है। और पश्चिमीकरण क्या है? यह वस्तुपरक है। ठीक है। और गांव को भारतीय समाज व सभ्यता का सूक्ष्म प्रतिबिंब कहा था। गांव क्या है? गांव भारतीय समाज व सभ्यता का सूक्ष्म प्रतिबिंब है। ठीक है। गांव भारतीय समाज व सभ्यता का सूक्ष्म प्रतिबिंब है, ये किसका कहना है? एम एन श्रीनिवास का कहना है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है प्रतीकात्मक, अंतःक्रियावाद, आदान प्रदान, संरचनात्मक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इनमें से किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतम मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? प्रतीकात्मक, अंतःक्रियावाद, आदान प्रदान, संरचनात्मक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? आदान प्रदान। आदान प्रदान, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक कौन है? ब्लूमर है। कौन है? ब्लूमर है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? विकल्प में यहाँ पर दिया गया है उप संस्कृति, जड़ संस्कृति, प्रति संस्कृति, या फिर सांस्कृतिक समिष्ट। प्रश्न देखिए, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? प्रति संस्कृति कहेंगे। ठीक है, प्रति संस्कृति कहेंगे। अच्छा, प्रति संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उप संस्कृति की अगर हम बात करें तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। उप संस्कृति की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। प्रति संस्कृति की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि हिप्पी कल्चर हो जाएगा, हिप्पी संस्कृति है। ठीक है, समलैंगिक विवाह हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उपप्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? ऑप्शंस है यहाँ पर परिस्थिति, परिस्थिति समुच्चय, बहुल परिस्थिति, परिस्थिति अनुक्रम। बताएं। एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करेंगे? विकल्प यहाँ पर दिया गया है परिस्थिति, विकल्प बी है परिस्थिति समुच्चय, फिर बहुल परिस्थिति, या फिर परिस्थिति अनुक्रम। परिस्थिति क्या होता है? परिस्थिति क्या है? स्टेटस हम किसे कहेंगे? व्यक्ति का समाज में पद। ठीक है, व्यक्ति का समाज में जो पद होता है उसे ही हम स्टेटस कहते हैं। यहां पर क्या होगा? यहां पर बहुल परिस्थिति होगा। ठीक है, बहुल परिस्थिति होगा। और यहां पर आप याद रखेंगे, अगर हम परिस्थिति समुच्चय की बात करें, स्टेटस सेट की, तो यहां पर प्रदत्त व अर्जित परिस्थितियों का योग। ठीक है, प्रदत्त व अर्जित परिस्थितियों का योग क्या कहलाता है? स्टेटस सेट कहलाता है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, सभी आपको कई बार बताया गया है, लिंटन ने दो तरह की परिस्थिति की बात की थी, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। ठीक है, व्यक्ति की एक ही परिस्थिति तो नहीं होती है। ठीक है, कुछ परिस्थिति होती हैं जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है और कुछ परिस्थिति व्यक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, तो इन्हीं दो परिस्थिति यानी प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का जो योग होता है उसको ही स्टेटस सेट कहा गया है। और यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मर्टन के द्वारा दी गई है। ठीक है, किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट? ये मर्टन के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है।
ठीक है, मर्टन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसके अलावा बहुल प्रस्तुति का जो कॉन्सेप्ट है ये भी किसने दिया है, ये भी मर्टन के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह किसने माना कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? आर रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, लिंटन, एस एफ नाडेल यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक संरचना भूमिका की आंतरिक संरचनाओं के माध्यम से बनती है, ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन की अगर हम बात करें तो रेडक्लिफ ब्राउन संरचना के दो प्रकार बताते हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने बताया है समान संरचना, ठीक है, समान संरचना, और दूसरा क्या हो जाएगा, वास्तविक संरचना। समान संरचना और वास्तविक संरचना, ये दो प्रकार किसने बताए हैं संरचना के? रेडक्लिफ ब्राउन ने बताए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है, ये किसका कहना है? ये नाडेल के द्वारा बात की गई है। ठीक है, किसके द्वारा बात की गई है? नाडेल के द्वारा बात की गई है। नाडेल ने क्या कहा था कि सामाजिक संरचना का निर्माण किससे होता है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, सामाजिक संरचना का निर्माण, सामाजिक संरचना का निर्माण किससे होता है? भूमिका से। और भूमिका का निर्माण, भूमिका का निर्माण किससे होता है? भूमिका का निर्माण किससे होता है? सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है, सामाजिक संरचना का निर्माण भूमिका से होता है और भूमिका का निर्माण किससे होता है? सामाजिक संबंधों से होता है, इसे आप याद रखेंगे। और अगर हम नाडेल की पुस्तक की बात करते हैं तो इनकी एक बुक है जो इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। कब आती है? 1959 में आती है। ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नाडेल की बुक है। और इसके अलावा लिंटन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लिंटन दिया गया है तो इसे आप याद रखेंगे, इन्होंने भूमिका संरचना की बात की थी। ठीक है, भूमिका संरचना की इनके द्वारा, लिंटन के द्वारा बात की गई थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, सोशल सिस्टम में जो भूमिकाएं हैं, ठीक है, समस्त भूमिकाओं का जो योग है उसको ही इन्होंने रोल स्ट्रक्चर कहा था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे इस तरह से। भूमिका संरचना की अवधारणा लिंटन द्वारा दी गई है। सामाजिक व्यवस्था में समस्त भूमिकाओं का योग, समस्त भूमिकाओं का योग क्या कहलाता है? रोल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, और इसी को सामाजिक व्यवस्था में समस्त भूमिकाओं का जो योग है उसको इन्होंने क्या कहा था? लिंटन ने, इसे लिंटन क्या कहते हैं? भूमिका संरचना कहते हैं। ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था में समस्त भूमिकाओं के योग को नाडेल क्या नाम देते हैं? भूमिका जाल। ठीक है, क्या कहते हैं? भूमिका जाल कहते हैं, रोल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, क्लियर? पूछा जा सकता है ना? इस तरह से स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है कि रॉल्फ लिंटन ने सामाजिक व्यवस्था में समस्त भूमिकाओं के योग को सामाजिक संरचना कहा और इसे नाडेल के द्वारा क्या कहा गया, इस तरह से भी स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? नाडेल होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, पार्सन, जीपी मर्डॉक। भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं, या किसने कहा? ऑप्शन है आर एस लोवी, के एम कपाड़िया, किंग्सले डेविस, जीपी मर्डॉक। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये किसका कहना है? एक तथ्य जो अन्य सभी से परे दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, R.H. लोवी हो जाएगा। ठीक है, R.H. लोवी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बुक आपको याद रखनी है, प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, प्रिमिटिव सोसाइटी इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विकल्प में है यहाँ पर कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, डेरेनड्रॉफ, सिमेल। बताइए क्या होगा, किसने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत की बात की है? मार्क्स, लेविस कोजर, डेरेनड्रॉफ, सिमेल, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की बात की है। ठीक है, दास कैपिटल की बात की है, ये सॉरी इनकी पुस्तक है दास कैपिटल। ठीक है, लेविस कोजर की अगर हम बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का नाम है फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। डेरेनड्रॉफ की बुक की अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, 1959 में आती है। फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 में आती है। ठीक है, और लेविस कोजर किससे प्रभावित थे? सिमेल से प्रभावित थे। और यहाँ पर क्या होगा, डेरेनड्रॉफ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। और कोजर की अगर हम बात करें तो कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, इसे आप याद रखेंगे। डेरेनड्रॉफ की अगर हम बात करते हैं तो डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? डेरेनड्रॉफ के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? सेलिया एस हेलर, जोसेफ टी हॉवेल, जी लेंस्की, विल्बर्ट मूर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, इनमें से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया? यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर लेंस्की होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है, वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्तात् विश्वसनीयता, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, या फिर दोहरी विश्वसनीयता। जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों के द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना के अल्थ्यूजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं, निम्न कूटों में से सही तत्वों को चिन्हित करें। चलिए आप सभी बताएं, यहाँ पर अल्थ्यूजर को आप कमेंट करें, आंसर दे। नव मार्क्सवादी कहा जाता है, नव मार्क्सवादी में किसका नाम आता है? अल्थ्यूजर का। अति निर्धारणवादी है ये। ठीक है, अति निर्धारणवादी में इनकी गिनती होती है, अल्थ्यूजर को अति निर्धारणवादी कहा जाता है। फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, ये इनकी पुस्तकें हैं। अच्छा, दास कैपिटल किसकी है? मार्क्स की है। रीडिंग कैपिटल किसकी है? रीडिंग कैपिटल अल्थ्यूजर की हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांत्यता के प्रस्तावक है? ऑप्शंस में है ए.आर. देसाई, ऑस्कर लेविस, विक्टर एस डिसूजा, पी डी विबे। चलिए बताएं। इनमें से कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांत्यता के प्रस्तावक है? यहाँ पर विक्टर एस डिसूजा होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शंस देख लीजिए, नगद अर्थव्यवस्था, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, उपहार विनिमय, बाजार प्रणाली। यहाँ पर दिया गया है जजमानी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये जो जजमानी व्यवस्था है इसके जनक कौन है? विलियम वाइजर। ठीक है, विलियम वाइजर है जजमानी व्यवस्था के जनक। अध्ययन इन्होंने कहां पर किया है? करीमपुर पर। करीमपुर पर अध्ययन करके
इन्होंने अध्ययन किया है। करीमपुर कहाँ पर है? यूपी के करीमपुर पर इन्होंने अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी है। और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा था? प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। इससे संबंधित इनकी पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम, ठीक है। 1936 में ये बुक आती है, द हिंदू जजमानी सिस्टम। जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। कहाँ पर इनका अध्ययन रहा है? उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर। यह अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। पूछ लिया जाए सबसे पहले इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया है, तब भी नाम विलियम वाइजर का आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया? फूको, नील जे स्मिल्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया? सरप्लस वैल्यू की बात हो रही है। सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, ठीक है। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा इन्होंने दी है। संरचना के दो प्रकार, अधोसंरचना व अधिसंरचना की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। अधोसंरचना और अधिसंरचना की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी? कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। दुर्खीम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, ये किसका कहना है? दुर्खीम का कहना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दुर्खीम को क्या कहा जाता है? अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी। अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। अवधारणाओं की बात की जाए तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने दी है। सामाजिक श्रम विभाजन की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। सामाजिक श्रम विभाजन की अवधारणा इन्होंने दी है, ठीक है। आत्महत्या का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, जिसमें 4 प्रकार आत्महत्या के इन्होंने बताए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सामाजिक एकता की, ठीक है, सामाजिक एकता जिसमें 2 तरह की एकता की इन्होंने बात की है, यांत्रिक एकता और दूसरी हो जाएगी सावयवी एकता। यांत्रिक एकता और दूसरी क्या हो जाएगी? सावयवी एकता हो जाएगी, ठीक है। ये इनके द्वारा बात की गई है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इन्होंने दी है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं धर्म का सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। टोटेमवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। तो ये सारे अवधारणाएं किसकी हैं? दुर्खीम की है। सामाजिक तथ्य हो जाएगा, सामाजिक श्रम विभाजन, आत्महत्या, सामाजिक एकता, यांत्रिक एकता, सावयवी एकता, सामूहिक प्रतिनिधान, धर्म का सामाजिक सिद्धांत और टोटेमवाद। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे ये दुर्खीम के हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए नगरीकरण के कारणों के संबंध पर विचार करना है। यहाँ पर 3 दिए गए हैं। पहला है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नगरीकरण की अवधारणा किसने दी है? नगरीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लुई वर्थ के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए जनसंख्या के निम्न में से किस अंक को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, विकल्प डी अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यहाँ पर क्या होगा? अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? प्रतिस्पर्धा, अवैतिक संबंध, मानवीय मूल्यों का नाश, अनौपचारिक संबंध। देखिए शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलेगी, अवैतिक संबंध होंगे, मानवीय मूल्य हमें नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अनौपचारिक संबंध ये नहीं होगा। वहां पर हमें क्या देखने को मिलेंगे?
औपचारिक संबंध देखने को मिलेंगे। ठीक है, औपचारिक संबंध पाए जाएंगे। ये यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा देश है। ऑप्शंस में है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश, एक अति निम्न नगरीकृत देश, एक अत्यधिक नगरीकृत देश, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा? अच्छा, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लुई वर्थ के द्वारा दी गई है। लुई वर्थ ने नगरीकरण के तत्व कितने बताए थे? 3 बताए थे। एक तो इन्होंने क्या बताया है? जनसंख्या का आकार बताया है। दूसरा इन्होंने जनसंख्या का घनत्व बताया है। ठीक है, फिर तीसरा हो जाएगा जनसंख्या की विषमता। ठीक है, 3 तत्व नगरीकरण के लुई वर्थ ने बताए, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता। भारत नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, या फिर उपरोक्त सभी का। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा के क्षेत्र का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।